नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे जब भी कभी न्यूमेरिकल आता है तो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके सवालों को कैसे सॉल्व करें। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट में उस तरह के सवाल बड़ा धोखा देते हैं कि जब आपको ये लिखा होता है कि H2SO4 है, आप बताओ 98 ग्राम H2SO4 में कितने हाइड्रोजन परमाणु, कितने सल्फर परमाणु, कितने ऑक्सीजन परमाणु। मैं A to Z आपको सारी डिटेल बताऊंगा, जिस तरह से आपने पिछले वीडियो में विश्वास दिखाया है। विश्वास दिखाते हुए आप ये वाली वीडियो को भी पूरा देखें। मोल कॉन्सेप्ट ये आपके कदमों में होगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप लोग एक बार जल्दी से इसका पहले डेफिनेशन समझो कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जब भी कभी मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन दी जाती है तो मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन ये होती है कि समान ताप और समान दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर है। पहला कंटेनर ये रहा, दूसरा कंटेनर ये रहा, दो कंटेनर। और बच्चों, ये दोनों कंटेनर के हमने प्रेशर सेम ले लिया, इन दोनों कंटेनर का हमने टेम्परेचर सेम ले लिया, साथ साथ इन दोनों कंटेनर का हमने वॉल्यूम भी सेम ले लिया। ये तीनों चीजें हमारी क्या सेम ले रहा है ना। समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन, आयतन भी सेम हो गया। तो आपके ये वाले कंटेनर में जो गैस के अणु होंगे और ये वाले कंटेनर में जो गैस के अणु होंगे, हो सकता है कि गैसें हमारी अलग अलग है। मान लेते हैं कि ये गैस ए है, ये गैस बी है, तो दो अलग अलग गैस जिनका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सेम है, तो उनके जो अणुओं की संख्या होगी N1 और N2 होगा, वो आपस में हमारा कैसा होगा, बराबर होगा, अणुओं की संख्या समान होगी। फिर आगे बोला जा रहा है यह संख्या आवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। यह बात भी इन्होंने क्लियर किया। बच्चों, आवोगाड्रो जो संख्या होती है, आप पहले समझ लो कि आवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो जब हम लोग आवोगाड्रो संख्या की बात करते हैं, Na की बात करते हैं, तो आवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो संख्या आपके सामने लिखी है, ये हमारी आवोगाड्रो नंबर होती है। आप लोग इसका मान जरूर याद रखिए, 6.023 गुणे 10⁻23। बच्चों, ये जो आवोगाड्रो संख्या है, ये संख्या आपको मिलती कब है, तो कहते हैं ये संख्या हमेशा मिलती है आपको एचटीपी पर। ओके, हमेशा हर टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं मिलेगी। हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे N1 N2 बराबर होते हैं, बट जब ये टेम्परेचर और प्रेशर हमारे एचटीपी पर आ जाते हैं तो ध्यान रखना, एचटीपी पर ये आवोगाड्रो संख्या मिलती है। बच्चों, एचटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये संख्या आवोगाड्रो संख्या के बराबर हो जाती है। सवाल ये है कि हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते कैसे। मैं आपको नंबर ऑफ मोल बता दूं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है। तो याद रखना, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल स्मॉल n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M, ये हमारा नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है। बच्चों, यहां पर स्मॉल m क्या है, तो कह देना स्मॉल m है मास, द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान हमेशा किसमें लेना है मेरे भाई, ये हमारा ग्राम में लेना है। कैपिटल M क्या है, तो कह देना कैपिटल M हमारा अणु भार है। जो भी हमारा अणु होगा उसका आपको क्या रखना है, अणु भार रखना है। अगर कोई सिर्फ परमाणु है, जैसे हीलियम है, हीलियम परमाणु अकेले आता है, तो आप उसका परमाणु भार रख दीजिए। तो अणु भार या परमाणु भार नीचे रखना है आपको, द्रव्यमान ऊपर रखना है। यहां से नंबर ऑफ मोल आपको पता चल जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला जरूर याद रखना, स्मॉल m बटे कैपिटल M। बच्चों, नंबर ऑफ मोल निकालने का पहला फॉर्मूला तो ये है। अब इसके अलावा इसमें दो फॉर्मूले और होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। दूसरा फॉर्मूला ये वाली लाइन से बनेगा। बच्चों, जितने भी हमारे गैस होते हैं, सभी गैसों के एक मोल में आवोगाड्रो संख्या के परमाणु या अणु होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी गैस का आपने कितना मोल ले लिया, एक मोल। तो याद रखना, एक मोल में जो भी हमारे परमाणु या अणु की संख्या होगी वो Na होगी। कितने होंगे, Na। अब आप चाहे इसको Na परमाणु बोल दो या फिर Na अणु बोल दो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मोल में, सिर्फ एक मोल में परमाणु की संख्या Na हुए, इस बात बता रखना। सर, अगर आपके सवाल में n मोल ले लिया जाए, तो n मोल जब भी कभी लोगे तो परमाणु की संख्या जो होगी वो स्मॉल n गुणे Na, स्मॉल n गुणे Na, इतने हमारे परमाणु बन जाएंगे किसमें, n मोल में। आप बात समझो। तो ये जो n मोल में टोटल परमाणु बने, बच्चों इस टोटल परमाणु को, n मोल में जो टोटल परमाणु बने हैं, इस टोटल परमाणु को हम कैपिटल N कह दें। तो कैपिटल N जो होगा, टोटल परमाणु की संख्या कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है। बच्चों, अगर मैं यहां से स्मॉल n पूछूं क्या बनेगा, तो यहां देखिए स्मॉल n का फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल N डिवाइड बाई Na। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है।
इससे भी सवाल आते हैं। मोलों की संख्या निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि जो भी टोटल परमाणु हैं, सर टोटल परमाणु की संख्या ऊपर रखिए, है ना। आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या है, ये हमारे टोटल परमाणु है। तो टोटल परमाणु की संख्या ऊपर रखिए, एवोगाड्रो संख्या जो है वो हमारी नीचे रखिए, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 नीचे रखिए, और यहां से भी आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला याद रखना, ऊपर n टोटल और नीचे Na, है ना। आइए तीसरा फॉर्मूला सुनिए। प्रत्येक गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर का आयतन होता है। मतलब अगर आपने कोई गैस ले रखी है तो हर एक गैस के 1 मोल में कितना आयतन होता है, सर 1 मोल में ध्यान रखना 22.4 लीटर का आयतन होता है, 22.4 लीटर। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल एकदम सही बात कर रहे हैं। 1 मोल में 22.4 लीटर आयतन होता है। अगर हम लोग यही n मोल ले ले, कितना मोल ले ले, n मोल, तो ध्यान रखना n मोल में आयतन हो जाएगा n गुणे 22.4 लीटर, इतना हमारा आयतन हो जाएगा स्मॉल n मोल में। मैं कह दूं कि n मोल में जो आयतन है उसे कैपिटल V बोल दो। क्या बोल दो, कैपिटल V। तो हमने इसको कैपिटल V बोल दिया, तो कैपिटल V बराबर हो जाएगा n गुणे 22.4। तो बच्चों क्या मैं स्मॉल n का फॉर्मूला यहां से बना सकता हूं, तो देखो स्मॉल n का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल आयतन डिवाइड बाई 22.4। ओके, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला अगर तुमसे आयतन के पदों में पूछा जाता है तो आयतन के पदों में ध्यान रखना, ऊपर हमारा आयतन होता है, नीचे तुम्हारा 22.4 होता है। ऊपर तुम्हारा आयतन होता है, नीचे तुम्हारा 22.4 होता है। इससे आप लोग मोलों की संख्या का फॉर्मूला बना सकते हैं, V डिवाइड बाई 22.4। ओके, क्लियर है। ओके, तो बच्चों इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, पिछला वाला जो आपकी यहां पर फॉर्मूला आया था वो देखिए, यहां पर फॉर्मूला आया था स्मॉल n बराबर कैपिटल M बटे कैपिटल n, स्मॉल m बटे कैपिटल n, मोलों की संख्या। तो आप ये बताओ जरा, अगर यहां पर सिर्फ 1 मोल कर देते, है ना, सिर्फ 1 मोल कर देते, तो 1 मोल के लिए ध्यान रखिएगा स्मॉल m और कैपिटल M बराबर हो जाते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब भी कभी स्मॉल m और कैपिटल M आपस में बराबर होंगे उस समय हमेशा 1 मोल बनेगा। अभी आप इस बात को नहीं समझ पाए होंगे, मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने CO2 बोला, आपको पता है कि CO2 का जो अणु भार होता है वो 44 होता है। कितना होता है, 44। और अगर आपने CO2 की मात्रा भी 44 ग्राम ले ली, कितनी ले ली, 44 ग्राम, तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि अगर आपने मात्रा भी 44 ग्राम ली है तो 44 ग्राम मात्रा में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। 44 ग्राम मात्रा में, क्योंकि अणु भार 44 था इसलिए 44 लिया हमने, तो 44 ग्राम मात्रा में 1 मोल होगा। 44 ग्राम मात्रा में 22.4 लीटर होगा CO2 में। और 44 ग्राम मात्रा में ही अगर CO2 के अणु की संख्या पूछी जाएगी तो Na अणु होंगे। कितने होंगे, Na। तो आप ये समझ लो कि जितना उसका अणु भार होता है उसी में 1 मोल बनेंगे, उसी मात्रा में हमारा 22.4 लीटर आयतन बनेगा, उसी मात्रा में हमारे Na अणु बनेगा। अणु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि CO2 एक तरह का अणु है, मॉलिक्यूल है। ओके, अब मैं आपको यह सिखा देता हूं कि जल्दी से अणु भार निकाले कैसे जाते हैं। बच्चों अणु भार निकालने के लिए आपको कुछ अणु भार याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन जब भी कभी लिखते हैं तो 1H1 लिखते हैं। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, 1H1, तो हाइड्रोजन का अणु भार 1 है। ये ऊपर वाली संख्या अणु भार है। हीलियम 2He4 लिखते हैं, लिथियम 3Li7 लिखते हैं, मतलब लिथियम का अणु भार परमाणु भार 7। बेरिलियम का 9 होता है, बेरिलियम कैसे लिखते हैं, 4Be9, है ना। बोरॉन का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है। फ्लोरीन ध्यान रखना 19 होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमेशा डबल होता है, डबल नहीं होता, हर बार डबल नहीं होता। नियोन का 20 होता है, सोडियम का 23 होता है। इसी तरह से मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, 26 नहीं होता एल्यूमिनियम का। सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, लेके पोटेशियम का ध्यान रखना 39 होता है। आर्गन का 40 होता है, पोटेशियम 39, कैल्शियम का हमारा 40 होता है। बच्चों ये तो वो होते हैं जो ज्यादातर बच्चों को याद रहते हैं,
हालांकि कई बार एग्जाम में जब आप लोग अणु भार निकालने जाओगे तो वो लोग उनके इंडिविजुअल परमाणु भार दिए भी रहते हैं, लेकिन नहीं दिए रहे तो आपको पता होना चाहिए। इसी के अलावा कुछ और याद कर लो, क्रोमियम के 52 होता है परमाणु भार, मैग्नीज का 55, आयरन का 56, कॉपर का 63.5, जिंक का 65, ब्रोमीन इंपॉर्टेंट है 80, सिल्वर का 108, बेरियम का 137, मर्करी का 200 और लेड का 208। अगर ये नहीं भी याद है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन यहां के कम से कम आपको परमाणु भार याद होने चाहिए। ओके, अब मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूं कि अणु भार निकाले कैसे जाते हैं, टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट, ताकि याद रहे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भैया CO2 का अणु भार बताइए, तो बच्चों CO2 में कार्बन का अणु भार कितना होता है, परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी 16 गुणे कितना करना पड़ेगा 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुणे 2, तो 16 दूनी 32, तो आप बताओ 32 और 12 44 हो गया, तो इसका जो अणु भार होगा CO2 का वो 44 होगा। ये देखिए, इसी तरह से बताइए अगर मैं अगले अणु भार की ओर आते हूं, मान लीजिए अगला अणु भार आपको निकालना है H2SO4, H2SO4, तो बच्चों एक बात बताओ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है सर, हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32 होता है, और बच्चों ऑक्सीजन है तो हमें 16 गुणे 4 करना पड़ेगा, 16 गुणे 4, ठीक है, H2SO4, तो 16 चौटो 64, 16 चौटो 64, और 64 में 32 जोड़ दीजिए 96, 2 और जोड़ दीजिए 98, यानी टोटल बताइए इसका अणु भार कितना हो गया, 98 हो गया। इसी तरीके से आपको एक और एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लिखा है NaOH, NaOH का आप अणु भार बताइए, तो सोडियम का 23 होता है, हाँ सोडियम का 23 होता है, तो बच्चों सोडियम का यहां पर हमने 23 लिखा, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो आप बताओ टोटल बताइए कितना हो गया सर, टोटल यहां 40 हो गया, तो NaOH का अणु भार हमारा 40 होता है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे अणु भार डायरेक्ट याद होने चाहिए, जैसे कि SO2 का दार रखना 64 होता है, अमोनिया का अणु भार बताइए कितना होता है, 17 होता है, H2O का दार रखना 18 होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा 100 होता है ना, H2SO4 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को अणु भार निकालने आने चाहिए, और अणु भार निकालने के बाद ही आप अपने सवालों को आसान कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई करते कैसे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर जब न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बच्चों, अब ये देखो हम लोग यहां से कुछ क्वेश्चन पर करेंगे, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि मूल कॉन्सेप्ट पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल लिखा है पानी का मोलर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है। बच्चों मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है 1 मोल का द्रव्यमान, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान का क्या मतलब होता है सर, मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है कि जो तुम्हारे 1 मोल का द्रव्यमान होगा उसे मोलर द्रव्यमान कहेंगे। आणविक द्रव्यमान क्या होता है सर, आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है 1 अणु का द्रव्यमान, तो 1 अणु का जो द्रव्यमान होगा उसको आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ये तो परिभाषा के अनुसार हो गया, लेकिन कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये दोनों क्या है ना। तो सबसे पहले तो आप सबको बता दें कि जब भी कभी हम लोग H2O की बात करते हैं तो इसका अणु भार मैंने कितना बताया, अभी 18 बताया, नहीं बताया। अब बच्चों जब हम लोग इसका 2 तरह के द्रव्यमान निकालने, एक मोलर एक आणविक, तो अगर मैं आपसे मोलर द्रव्यमान पूछूं तो इसका मोलर द्रव्यमान क्या होना चाहिए, तो मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है 1 मोल का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान हमेशा ग्राम में बताया जाता है, इसलिए मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम का होगा। क्या कहोगे, 18 ग्राम। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाता आणविक द्रव्यमान बताओ सर, क्या पूछा जाता, आणविक द्रव्यमान बताओ सर, तो याद रखना जब आप लोग आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर वेट AMU में बताए जाते हैं, तो आप इसको कहेंगे 18 AMU। ठीक बच्चों, AMU के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि AMU का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट है, और AMU का मान जो होता है वो 1.673 गुणे 10⁻⁻27 kg, ये हमारे 1 AMU का मान होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, मोलर मास कैसे बताना है, मॉलिक्यूलर मास कैसे बताना है, आणविक मास कैसे बताना है, दोनों बातें क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे, दूसरा सवाल लिखा है जल की 1 बूंद का द्रव्यमान 36 ग्राम है। तो 36 ग्राम है, तो आप मुझे बताओ जरा उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है। अणु पूछे जा रहा है, अणु मतलब मॉलिक्यूल।
सर 36 ग्राम आपने कह दिया ना, डायरेक्ट समझो, अणु जो हमारा पानी होता है उसका अणु भार 18, लेकिन 36 है, तो जब 36/18 करोगे तो 101% यहां पर जो मोलों की संख्या आएगी वो 2 मोल आएंगे। मतलब ये कैलकुलेशन तो इतनी फास्ट होनी चाहिए कि पता ही ना चले कि कब हो रही है कैलकुलेशन, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर 36 ग्राम है तो 2 मोल होंगे पानी के। अब आप सबको ये बात पता है कि 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? सर 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है Na, तो आप मुझे बताओ 2 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो मेरे भाई जब आप 2 मोल में पूछोगे तो आंसर तुम्हारा 2Na के साथ जाएगा। Na की वैल्यू आप सबको पता है कि 2 गुणे Na की वैल्यू कितनी होती है? सर Na की वैल्यू होती है 6.023 गुणे 10⁻23, है ना। अब इतने अणु होंगे हमारे 2 मोल में, ओके। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं मल्टीप्लाई करना तो कोई बात ही नहीं है। मल्टीप्लाई करने से 12.046 गुणे 10⁻23 इतने अणु हमारे हो जाएंगे, है ना। मतलब ये सब कैलकुलेशन है, मैं बता रहा हूं। अभी तक कैलकुलेशन सिर्फ अणुओं की चल रही थी, कई बार ये कैलकुलेशन हमारे परमाणुओं के साथ भी आ जाती है। फिलहाल ये वाला सवाल देखते। अगर राहुल के पास 12.06 गुणे 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु है तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? कितना आसान सवाल है बच्चों, याद करो। मैंने मोलों की संख्या निकालने का एक और फॉर्मूला बताया था, ऊपर परमाणु की संख्या नीचे एवोगाड्रो संख्या। यह भी तो फॉर्मूला था, ऊपर परमाणु की संख्या नीचे एवोगाड्रो संख्या। तो बच्चों ऊपर परमाणु की संख्या कितनी है? 12.06 गुणे 10⁻23 और एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणे 10⁻23। चलो जल्दी से आप फटाफट लगभग बता दो कितना डिवाइड है। तो आप मेरे भाई देखो, ऊपर 12 नीचे 6, 23 से 23 कैंसिल, तो यहां पर मोलों की संख्या आ रही 2 मोल। कितने आ रहे? 2 मोल आ रहे। खेल रहा बात है सिर्फ परमाणु की हो रही है, तो हम लोग परमाणु के हिसाब से काम कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट ये लो हाँ ये सवाल अब इंपॉर्टेंट है, यही मेन खास सवाल है। H2SO4 के 98 ग्राम में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 98 ग्राम में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने H2SO4 लिखा है तो H2SO4 का अणु भार कितना होता है? तो कैपिटल M जो होता है वो हमारा 98 होता है, और यहां पर स्मॉल m जो है वो भी 98 है। देख लो स्मॉल m भी कितना है? 98। तो 101% मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सर 8 मोल होंगे, 8 मोल होंगे भाई। 98 बटे स्मॉल, 98 स्मॉल m बटे कैपिटल M, तो 8 मोल होगा। लेकिन सर इन्होंने किसकी संख्या पूछी है? सर इन्होंने पूछी है हमारे ऑक्सीजन परमाणु की। आप ऐसा कह सकते हैं कि H2SO4 के कितने मोल अणु होंगे? तो कह देना H2SO4 के 8 मोल अणु होगा। कितने मोल अणु होंगे? 8 मोल, सिर्फ 8 मोल। लेकिन 8 मोल में अणुओं की संख्या होती कितनी है? सर 8 मोल में अणुओं की संख्या होती है एवोगाड्रो संख्या के बराबर Na, यानी 8 मोल में हमारे अणुओं की संख्या Na होगी। तो H2SO4 के Na अणु होंगे, Na मतलब 6.023 गुणे 10⁻23। सवाल यह है कि कई बार अणुओं की संख्या से आपसे परमाणु की संख्या पूछ लेता है। तो बच्चों जरा गौर से देखिए, अगर मुझसे ये हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछता, किसकी संख्या पूछता? हाइड्रोजन परमाणु। तो आप जरा गौर से देखिए, तो H2SO4 के 8 अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है। हाँ 8 में 2 है, तो Na अणु है, तो कितने हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे? 2Na। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2Na होगी, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2Na। H2SO4 में 8 सल्फर है, तो 8 सल्फर है, तो बताइए सल्फर परमाणु की संख्या। तो सल्फर परमाणु की संख्या क्योंकि 8 ही सल्फर है, तो सिर्फ Na परमाणु होंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आप जरा गौर से देखिए, तो H2SO4 में मेरे दोस्त, H2SO4 में सर 8 अणु में 4 ऑक्सीजन परमाणु है। 8 अणु में 4 है, इसलिए यहां ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4Na के साथ जाएगा। मतलब 8 मोल में जो हमारे Na अणु आए, क्योंकि आंसर ही 8 मोल का था, उसमें हमने बारी बारी उनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके उनके परमाणु की संख्या निकाल दी। अब आपकी मर्जी, आपका क्वेश्चन, उसमें Na की वैल्यू दी है तो 6.023 गुणे 10⁻23 रख दीजिए, नहीं दी है तो कोई बात ही नहीं है। चलो इसी तरह का एक और सवाल, जैसे कि Na2CO3 के 53 ग्राम में परमाणु की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि आप लोग यहां Na2CO3 के आपको बताना रहेगा कि इसका अणु भार कितना है। सबसे पहले अणु भार, तो बच्चों क्योंकि सोडियम 23 है तो 23 दूनी 46, कार्बन 12 है,
और 16 3 48। आप जल्दी से पहले इन सबको जोड़ लो। तो 12 और 48 60, 60 में से अगर 46 जोड़ दिया जाएगा तो 60 और 46 जोड़ दीजिए तो 106। तो 106 हमारा अणु भार हो गया, 106 अणु भार हो गया। लेकिन आप मुझे बताओ जरा 53 ग्राम है, तो आप पहले मोलों की संख्या निकाल लो। तो मोलों की संख्या हो जाएगी स्मॉल m बटे कैपिटल M। तो स्मॉल m हमारा 53 है, कैपिटल M तुम्हारा 106 है। तो आप बताइए यहां से मोलों की संख्या कितनी आ रही? 1/2 मोल हो रहे। सर 1/2 मोल आ रहे, ये हमारे पास मोलों की संख्या होगी, है ना। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास Na2CO3 है, ध्यान से देखिएगा, क्या है आपके पास? आपके पास Na2CO3 है। अगर Na2CO3 के 1/2 मोल है, सिर्फ 1/2 मोल है, तो अणुओं की संख्या भी 1/2 Na होगी। ऐसा बोल सकते हैं ना। बट ये किसकी संख्या है? सर ये तुम्हारे अणु की संख्या है, मॉलिक्यूलर की संख्या, इतने मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन हमें तो एटम्स पूछे जा रहे हैं। किसके एटम पूछे जा रहे हैं? सर इसमें जो हमें पूछे जा रहे हैं घटक तत्वों के परमाणु की संख्या, यानी सबके परमाणु पूछे, घटक तत्व। मतलब यहां पर आपको सोडियम का भी परमाणु पूछ रहा है कि भैया सोडियम का परमाणु कितना होगा, है। कार्बन के भी परमाणु पूछ रहे हैं, जिससे सर कार्बन का परमाणु बताइए कितना होगा। इसी तरीके से मेरे दोस्त ऑक्सीजन का भी परमाणु पूछा जा रहा है कि मेरे दोस्त ऑक्सीजन के परमाणु कितने होंगे। क्या नहीं लगा सकते? अब तो लगा लोगे यार। अरे बच्चों, एक अणु में सोडियम के कितने परमाणु हैं? 2। एक अणु में सोडियम के 2, सोडियम के 2 परमाणु है। तो इसका मतलब हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 Na के साथ। समझे कि नहीं समझे? बच्चों कार्बन Na2CO3 में एक अणु में 1 कार्बन है, इसलिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 गुणे 1/2 Na। ऑक्सीजन के परमाणु, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, एक अणु में कितने ऑक्सीजन है? सर एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु है। कितने? 3। तो यहां पर हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 × 1/2 × Na। ये देखो, तो अलग अलग हमने यहां पर परमाणु की संख्या निकाल दी। मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरह की कोई दिक्कत है। कट्टम पिट्टी वाला काम तो आप खुद ही कर लेना यार, कट्टम पिट्टी सिखाना तो मतलब आप ये सोचो, मैं आपको केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और कट्टम पिट्टी में आपको सिखाऊंगा, वो तो आप खुद कर ले यार, छोटी चीज है। ओके, बड़ा Na की वैल्यू रखकर। चलो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला सवाल देखिए, ये सवाल बोला जा रहा है कि एचटीपी पर 44.8 लीटर CO2 के मोलों की संख्या बताइए। तो आपको पता है कि जब भी कभी हम लोग एचटीपी पर पूछते हैं कि मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो एक और फॉर्मूला आपको बताया जाता है, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर, बताते हैं ना। तो आप बताओ वॉल्यूम कितना है? सर वॉल्यूम है 44.8 लीटर टोटल, और 22.4 लीटर है वो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो यहां से मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 मोल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरह के कई सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिए। अब बारी ये है कि हम लोगों के इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं इसके क्वेश्चन बताता हूं, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट और है, इसको भी आप समझ लो। बच्चों इसको हम लोग जानते हैं मोल अंश के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? तो कह देना इसको बोला जाता है मोल अंश, है ना। अब ये मोल अंश क्या है समझिए इसको, मोल फ्रैक्शन क्या। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने 2 डैशें ली, एक डैश ए है, दूसरी डैश बी है। बच्चों जो हमारी ए डैश है इसके कुछ मोल होंगे Na, और बी डैश है इसके कुछ मोल होंगे, उसको मैंने Nb कह दिया, Na ओके। तो आप बताओ जरा, अगर मैं पूछूं ए का मोल अंश क्या है? ए का मोल अंश, मोल अंश का मतलब होता है ए का मोल फ्रैक्शन। तो जब हम लोग ए का मोल अंश निकालेंगे, N1 निकालेंगे, तो ए के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और टोटल जो मोल होंगे वो हमारे नीचे रखेंगे। ए के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और टोटल मोल नीचे रखेंगे, ये हमारा ए का मोल अंश आ गया, ये रिश्ता मोल अंश आ गया ए का। सेम तरह से अगर आपसे बोला जाता कि सर बी का मोल अंश बताइए क्या होगा? बी का मोल अंश। तो अगर मुझे बी का मोल अंश पूछा जाएगा कि बी का मोल अंश क्या है, तो बी का मोल अंश N2 निकालना है आपको। तो बी के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और टोटल मोलों की संख्या हमारी कहां रखी जाएगी? नीचे। टोटल मोलों की संख्या नीचे रखी जाएगी, ये हो जाएगा हमारा बी का मोल अंश। ओके, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मोल फ्रैक्शन कैसे डालते। मोल फ्रैक्शन की एक और खास बात होती है, जितने हमारे मोल फ्रैक्शन होते हैं, जैसे कि N1 N2 है,
तो मोल फ्रैक्शन का हमेशा यूजफुल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। आप दोनों को जोड़ते देख लीजिए 1 ही आएगा। मोल फ्रैक्शन का यूजफुल हमेशा 1 के बराबर होता है। अब इसका मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, जैसे कि ये देखो 40 ग्राम NaOH है, 54 ग्राम जल है, तो बताइए NaOH का मोल अंश क्या है? लग जाएगा? लग जाएगा सर। आपको पता है यहां पर लिखा है 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम हमारा NaOH है और 54 ग्राम बताइए क्या है? सर 54 ग्राम हमारा पानी है। हमें किसका मोल अंश बताना है? सर हमें मोल अंश बताना है NaOH का, NaOH का मोल अंश बताना है, NaOH। कैसे लगेगा बच्चों? सबसे पहले तो देखो इसका अणुभार कितना होता है NaOH का? 40, सबको पता है। पानी का बताइए अणुभार कितना होता है? 18। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले दोनों के मोलों की संख्या बता दे। तो आप बताओ यहां पर NaOH के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, और यहां पर पानी के मोलों की संख्या 18 थी, 54। इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। हमें किसका मोल अंश बताना है? हमें मोल अंश बताना है NaOH का। तो अगर हम लोग NaOH का मोल अंश बता रहे हैं, NaOH का, तो कैसे पता चलेगा? सर NaOH का मोल अंश बताना है तो हमें NaOH के मोलों की संख्या ऊपर रखनी है और टोटल मोलों की संख्या नीचे रखनी है। देख लो, तो ये हमारा NaOH का मोल अंश आ गया 1/4। कितना आ गया? 1/4। तो इस तरह के कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो घबराइए बिल्कुल नहीं, मैंने एकदम क्लियर कट शब्दों में बताया है, नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट में बताया। ओके, अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूं, देखिएगा फटाफट सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा है? पहला सवाल, 8 ग्राम O2 में अणु में कणों की संख्या, कण मतलब मॉलिक्यूल की संख्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स की। सर मॉलिक्यूल की संख्या पूछ रहा है, बहुत आसान है यार। 8 ग्राम O2 है, कितना ग्राम है? 8 ग्राम O2 है। डायरेक्ट बस आप मुझे ये बता दो कि इसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। चूंकि O2 लिखा है, O2 लाइनें समझनी पड़ेगी बच्चों। O2 का अणुभार होता है 32, इसलिए अगर मैं नंबर ऑफ मोल पूछूंगा तो 8/32, और 8/32 का मतलब 8/4। सर 8/4 नंबर ऑफ मोल होंगे, 8/4 नंबर ऑफ मोल। अच्छा 8/4 नंबर ऑफ मोल है, तो आप बताओ इन्होंने अणुओं की संख्या पूछी है, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल कह दो, नंबर ऑफ अणु कह दो, मॉलिक्यूल कह दो। तो आप बताओ हमें आवोगाड्रो संख्या का कितना करना पड़ेगा? 8/4 करना पड़ेगा, बस खेल खत्म। बच्चों आवोगाड्रो संख्या होती कितनी है? 6.023 × 10⁻23, और नीचे बताइए क्या है? नीचे तुम्हारा 4 है, और जैसे ही तुम 4 का डिवाइड करोगे तो ये हमारा 1.5 × 10⁻23 आ जाएगा। अप्रॉक्स आंसर है ये, लगभग में आंसर है 1.5 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर ए आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट है अगला, हीलियम के 52 ग्राम मोल, कितना आसान है, ये पिछली बार आया हुआ सवाल है। आपको पता है कि हीलियम का परमाणु भार कितना होता है? 4। चूंकि 52 ग्राम है तो 52/4 कर दो, 13 आ जाएगा। ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट है अगला, मैच का आना है, किसके कितने मोल है? कितना आसान है बच्चों। O2 का अणुभार कितना होता है? यही से शुरुआत करते हैं जो मैं आसान दिखाई देता है। सर O2 का अणुभार कितना होता है? सर O2 का अणुभार होता है 32। 32×96, 32×96, यानी यहां पर नंबर ऑफ मोल 3 आने चाहिए। कितने मोल आने चाहिए? 3 मोल, है ना। तो डी का तुम्हारा तीसरा, ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम सही है। 88 ग्राम CO2 का अणुभार कितना होता है? सर CO2 का अणुभार होता है 44। तो 88 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 2 मोल आ जाएंगे, यानी ए का दूसरा होना चाहिए, ए का दूसरा है। अरे वाह, अब क्या करना है सारा कुछ। 5.6 लीटर O2 है ना बच्चों, 5.6 लीटर O2 है। तो ये 22.4 से जब ऊपर 5.6 नीचे 22.4 करेंगे तो 8/4 होगा। 8/4 यहां है 0.5 मोल, तो जब इसमें नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो 0.25। कितना आसान है, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होगी जितनी थी। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणु की संख्या। तो बच्चों सबसे पहले तो अणु बोले जा रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन का अणु O2 की बात करनी है, और O2 मतलब 32 है ना। तो 16 ग्राम में, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में कितने अणु होंगे वो बताना है, इनमें से किसके बराबर है। तो बच्चों 32 यानी अणु भार का 16 ग्राम आधा है, 32 का आधा ही तो है 16 ग्राम।
तो हम वो देख ले जो जस्ट अणु भार का आधा है, वही आंसर है। जैसे कि N2 का अणु भार 28, लेकिन तो 28 है तो यहां 28 ग्राम गलत हो गया। N2 का अणु भार 28 तो 28 का 14, ये सही है। H2 बच्चों, H2 का अणु भार कितना है? H2 का अणु भार 2 और 2 का आधा 1, आधा सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 और 12 28, 28 का आधा यहां होना चाहिए था 14, ये बराबर नहीं होगा। मतलब जो सिमिलरिटी O2 के 16 ग्राम में है वो सिमिलरिटी हमें थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन में मिली है ना, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एक्चुअली में क्वेश्चन में और थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन में सभी में मोलों की संख्या 1/2 है। आप इनमें मोलों की संख्या निकालेंगे तो भी 1/2 आएगी, और यहां अगर मोलों की संख्या निकालेंगे तो भी 1/2 आएगी, इसीलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस डैश युग्म में अणुओं की संख्या समान है? समान है, फिर से आसान है यार। देखो, O2 का 32, 32 का आधा 16, N2 का 28, 28 का आधा 14। अरे यार ये तो समान हो गया। 32 का 1/4 8, 44 का आधा 22, गलत है, 1/4 है, यहां आधा है। 28 CO2 22, गलत है भाई, ये तो पूरा अणु भार हो गया, ये अणु भार का आधा है। O2 का 32, N2 का 32, गलत है। O2 का 32 होता है, N2 का 28 होता, तब सही हो जाता है ना। जबकि ऊपर वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अणु भार के आधे, तो ऊपर वाला ऑप्शन जो है उसमें अणुओं की संख्या हमारी समान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है, सही उत्तर है। CO2 के बारे में बोला है कि क्या सही है? 1 मोल CO2 के, है ना बच्चों, यहां 11 ग्राम CO2 है, देख लो। CO2 का अणु भार 44, तो बच्चों एक बात बताओ, अगर 44 है तो ऊपर 11/44 यानी कितना मोल आ जाएगा? 1/4 मोल। और 1/4 मोल का बताइए आंसर क्या है? सर 1/4 मोल का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, खेल देता। नेक्स्ट, 44 ग्राम CO2 और 14 ग्राम N2 का मिश्रण ले तो CO2 का मोल प्रभाज बताइए। मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन। बच्चों 44 ग्राम CO2 है, इसका मतलब यहां पर मोलों की संख्या 1 है सीधा। 14 ग्राम N2 है, अणु भार का आधा है, 14 है, इसलिए मतलब यहां पर मोलों की संख्या 1/2। N2 का अणु भार 28 होता है, या 14 है तो 14/28। हमें CO2 का मोल प्रभाज बताना है, तो जब CO2 का बताओगे बच्चों तो CO2 के मोलों की संख्या ऊपर और टोटल मोलों की संख्या नीचे। आप करते देखिए तो ये आंसर 2/3 जाएगा, है। ऑप्शन नंबर मोल प्रभाज को ही हम लोग मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए, 11.2 लीटर CO2 है यार, 24.4 लीटर का आधा है। 24.4 लीटर का आधा है सर, 24.4 लीटर का आधा है, हाँ। तो ग्राम में भी आधा कर दो, 44 ग्राम इसका जो अणु भार होता है CO2 का 44, उसका आधा 22 ग्राम हो जाएगा, बस खेल रहा था। ऑप्शन नंबर 540 ग्राम ग्लूकोज का अणु भार डायरेक्ट याद कर लो मेरे भाई। ग्लूकोज C6H12O6 होता है, और याद रखना जब इसके अणु भार की बात करते हैं निकाल के 180 आता है। कितना आता है? 180। मतलब ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आप चाहे निकाल भी लो। क्योंकि 540 ग्राम बोला जा रहा है तो 540 है, तो मतलब इसका कितना हो जाएगा? तो इस पे मोलों की संख्या निकालेंगे तो 540 ऊपर 180 तुम्हारा नीचे, तो मोलों की संख्या कितनी आ रही? 3 मोल आ रहे। मतलब बहुत आसान होता है ये कॉन्सेप्ट। पता नहीं लोग इसको क्यों कठिन मानते हैं, मुझे तो नहीं कठिन लगता, आपको भी कठिन नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप सब लोगों को मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया, है ना। तो पिछले 1-2 दिन में शायद वीडियो थोड़ा कम आए थे मेरे, इसलिए मैंने संडे को 2 वीडियो डलाए, ठीक है। और आप सब लोग जो है ना अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको दर्द दे रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका दवाई दे दूंगा आपको, ठीक है। कैसा लगा आपको मोल कॉन्सेप्ट, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।